हेलो एवरीवन। चलिए, होप सो कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उनको देखा है। तो चलो बेटा, अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब टॉपिक से ही शुरू कर देते हैं ना कोई चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है नेम रिएक्शंस। तो इसलिए क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, DU का भी आने वाला है, BHU HU आने वाला है और नेट के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो सब लोग थोड़ा पैनिक तो हैं कि कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो कि जिससे थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाए, है ना। बेसिक्स टॉपिक भी मैं स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सारे बच्चों को थोड़ा बहुत अभी एग्ज़ाम्स के टाइम में हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए मैं अपने पहले कोर टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नेम रिएक्शंस। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो सबके लिए है, एक JEE का बच्चा, नेट का बच्चा, JAM का बच्चा, जितने भी हो सकते हैं सब लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टर्म से, यानी नेम रिएक्शंस। तो सबसे पहला सवाल है, ये नेम रिएक्शंस हैं क्या? ऑर्गेनिक के कौन से ब्रांच हैं ये नेम रिएक्शंस? तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि नेम रिएक्शंस कुछ है नहीं, बस एक रिएक्शन मैकेनिज़्म का ही पार्ट होता है। बस इसमें क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रॉपर तरीके से कंसीडर करते हैं और उसमें एक प्रॉपर रिएजेंट डालते हैं और फिर जाकर के प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो जब एक प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हम टॉपिक की बात करते हैं ना, तो हम उसको किसी नाम से पुकार सकते हैं। कोई साइंटिस्ट के नाम से उसको पुकार लेता है, कोई उसको प्रोडक्ट के नाम से कह देता है, कभी कभी रिएक्टेंट के नाम से शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो नेम रिएक्शंस कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी पॉइंट है जिसमें हम बात क्या करते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और उसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे देते हैं। कभी कभी ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसमें काउंट हो जाते हैं, मतलब एक ही नेम रिएक्शंस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। और ये कोई बड़ा टिपिकल टॉपिक नहीं है, आप लोग खामखा इसको टिपिकल मान लेते हैं। टिपिकल नहीं है ये, बस हाँ थोड़ा टैकल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस पढ़नी होती हैं हमें इसमें। तो सबसे पहले नेम रिएक्शंस को ना हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक। इसलिए नेम रिएक्शंस को जो पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप उसे 4 पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए। पहला, जिसका नाम मैंने लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस, मतलब यहाँ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप तो ही होगा ना जिसपे हम लोग प्रॉपर रिएजेंट को डालेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस होते हैं। वो कौन सा होता है? कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। इसलिए हमारा पहला टॉपिक होगा कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। फिर सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें बात की जाती है इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शंस, यानी बहुत सारे नेम रिएक्शन जिसमें कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन्स वगैरह होते हैं ना, उन पे बेस्ड बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती हैं। तो इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन सेकेंड टॉपिक होता है। और फिर कहानी होती है कुछ रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इंटरमीडिएट की ही बात करूं तो कार्बोकटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस होते हैं जिसका नाम पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है ना। वैसे नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शंस होती है जिसका नाम बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है ना। कार्बिन से सिमन्स स्मिथ रिएक्शंस होती है, वुल्फ रीअरेंजमेंट्स होते हैं। बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं जो इंटरमीडिएट बेस्ड हैं। और रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस, जैसे एक रिडक्शन ही ले लीजिए। अगर एक रिडक्शन जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया बात करूं मैं, तो एक बर्च रिडक्शन का टॉपिक हो जाता है, उसका नाम बर्च रिडक्शंस कह दिया जाता है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशंस कह दिए जाते हैं। तो बहुत सारे नेम रिएक्शंस जो होते हैं ना वो रिएजेंट बेस्ड होते हैं। इसके अलावा इन तीनों टॉपिकों के अलावा एक नेम रिएक्शंस और है जिसको हम मिसलेनियस टॉपिक में डाल देते हैं। जैसे कुछ एलिमिनेशन बेस्ड नेम रिएक्शंस होते हैं, उनको आगे चल के हाई लेवल में पीटरसन रिएक्शंस, जूलिया रिएक्शंस बोलते हैं। वैसे कुछ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस होते हैं जिसका मैंने लास्ट टाइम जिक्र भी किया था, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेस्ड नेम रिएक्शंस होते हैं जैसे मित्सुनोबु रिएक्शंस। तो इस तरीके से ना नेम रिएक्शंस को हम ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसको सिंपल तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में बेटा याद रखना, जो नेम रिएक्शंस का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन करता है ना वो कार्बोनिल कंपाउंड 70% कंट्रीब्यूट करता है, 70%। वैसे ही अगर आप कह सकते हैं तो यहाँ पे 10% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 5% इनका कंट्रीब्यूशन होता है
और 15% कंट्रीब्यूशन इनका होता है। तो आप देख सकते हैं यानी कार्बोनिल कंपाउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पे बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इन चारों टॉपिकों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूंगा मैं, फिर जब मैं इंटरमीडिएट आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इंटरमीडिएट बेस्ड डिस्कस कर लूँगा, जब रिएजेंट्स पढ़ाऊंगा तो रिएजेंट बेस्ड डिस्कस कर लूँगा, और जब रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एलिमिनेशन बेस्ड और सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, फ्रेगमेंटेशन बेस्ड की बात कर लूँगा। पर इस टॉपिक में, इस लेक्चर सीरीज में जो नेम रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा, वो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं अपना सबसे पहला टॉपिक नेम रिएक्शन का स्टार्ट करने वाला हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। तो इसके बारे में हम तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूँ तो ऐसा क्या है इस कार्बोनिल कंपाउंड में कि इतने सारे नेम रिएक्शंस हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने टॉपिक से, यानी सबसे पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। चलिए अब सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आप लोगों के साथ, ढंग से इसको समझिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस, पहला सवाल ये उठता है, इसको क्यों चुना? और भी तो फंक्शनल ग्रुप थे, अल्कोहल्स थे, अमीन्स थे, हेलो अल्केन्स थे, उनको क्यों नहीं चुन रहे? इसी को क्यों चुन रहे हो? तो इसके अंदर ना सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो बाकियों में शायद नहीं पाई जाती। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है पहले समझ लो इसमें। तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं मैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड हम कहते किसको हैं? तो आपको पता है जिसमें कीटो फॉर्म हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हो और यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हो, तो इसको मैं आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड को पकड़ता हूँ ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड के ना दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, और उस फॉर्म को अगर मैं कहूँ तो एक फॉर्म जिसका नाम क्या लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहा क्या जाता है बेटा, आप लोग जानते भी हो, दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? इनॉल। तो इसका मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड के ना दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, और वो दोनों फॉर्म रेजोनेंट फॉर्म वाले नहीं है, दे आर आइसोमर्स, है ना, ये इंटरकन्वर्टेबल हैं, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। इसका मतलब एक कार्बोनिल के दो फॉर्म अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पहला फर्क ये होता है कि इन दोनों की ना केमिकल बिहेवियर अलग अलग होती हैं, यानी ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म, दे आर केमिकली डिफरेंट, क्योंकि ये आइसोमर्स हैं, इनको टोटोमर्स भी कोई कहते हैं, दीज आर आइसोमर्स। तो केमिकली डिफरेंट क्यों हुए? मतलब ये कि जो कार्बोनिल का जो कीटो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म होता है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग, ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग तरीके से काम करता है, जिसमें कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज किसी न किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के साथ इंटरैक्ट करती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इनके साथ इंटरैक्ट करते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग जो भी होंगे वो इस कार्बोनिल के कीटो फॉर्म पे अटैक मार सकते हैं। तो इसका मतलब जनरली जो कार्बोनिल का जो ये कीटो फॉर्म होता है ना, ये किसी न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इनॉल फॉर्म है, जरा गौर से इसको देखिए, जो इनॉल फॉर्म है ना वो एक अल्कीन है। क्या है बेटा? अल्कीन। और अल्कीन की जो पाई डेंसिटी होती है ना, वो एक करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी वो न्यूक्लियस लविंग होती है, वो किसी न किसी डेफिशिएंट कार्बन पे, डेफिशिएंट चीज़ों पे अटैक मारती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन में अल्कीन के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना, एडिशन रिएक्शंस। तो इसका मतलब यहाँ जो पाई डेंसिटी है ना, ये पाई डेंसिटी एक्ट करती है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये किन पे अटैक करती है? अटैक करती है, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस पे अटैक करने का काम करती है। और उनको और ज़्यादा प्रमोट कौन करता है पता है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि हमें पता है ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, और प्लस एम की तरह बिहेव करने से इसको और भी क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन डेंस बना देगा। इसका मतलब एक अल्कीन और एक इनॉल में ना, इनॉल बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, क्योंकि अल्कीन में तो हम लोगों ने पढ़ी रखा है, अल्कीन में बहुत सारे रिएक्शंस हमने करवा रखे हैं, एडिशन रिएक्शंस वगैरह याद है ना।
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पर यहाँ पे जो इनॉल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होने की वजह से ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टमों पे अटैक मारने का काम करने वाला है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, कीटो फॉर्म अलग तरीके से बिहेव करेंगे, इनॉल फॉर्म अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कीटो फॉर्म लिया है, ये कीटो फॉर्म मान लीजिए, अगर मैं एक नेम रिएक्शंस के बात करूँ तो कीटो फॉर्म जैसे मैंने मान लीजिए एक कीटोन का ले लिया है, दैट इज अ कीटो फॉर्म ऑफ कीटोन। और इसी का अगर मैं इनॉल फॉर्म लूँ दैट इज कॉल्ड कीटो इनॉल। और ये आपको पता है, आगे मैं डिफाइन करूँगा, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ, ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो ना, एक सिंपल मैं आपको बात कर रहा हूँ, मान लो एक एल्डिहाइड से ही शुरू किया मैंने, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कीटो कार्बोनिल का एल्डिहाइड। अगर मैंने एल्डिहाइड के कीटो फॉर्म को पकड़ा है और न्यूक्लियोफाइल मैंने किसी कार्बोनाइन को रखा है जो फॉस्फेनियम इलाइड के साथ है, यानी प्रॉपर रिएजेंट मैंने ले लिया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये प्रॉपर एक रिएजेंट हो गया। अगर इसने इसके ऊपर में अटैक किया है तो इसका कीटो फॉर्म अगर अटैक करने के लिए जा रहा है इसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, विटिग रिएक्शन का नाम दे देंगे, है ना बेटा। लेकिन अगर इसी का मैंने इनॉल फॉर्म बना दिया है, क्या बना दिया है, इनॉल फॉर्म, और इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया है मैंने, जैसे इलेक्ट्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक इमीनियम आयन, किसको ले लिया है मैंने, इमीनियम। और इमीनियम थोड़ा पहचानना पड़ेगा आपको, दिस इज कॉल्ड इमीनियम आयन। और इसी का इनॉल फॉर्म अगर इमीनियम आयन के साथ इंटरेक्ट करता है, इनको अगर पकड़ लिया है आपने, इनॉल फॉर्म मान लीजिए दिया है मैंने, या कीटोन लेते, कोई भी लेते, कीटोन से या एल्डिहाइड कोई सा भी ले लो, मान लो भी मैंने इसको कीटोन लिया, इसको कीटोन का इनॉल फॉर्म लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं इंटरेक्ट कराऊं, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, मैनिक रिएक्शन, है ना बेटा। तो इसका मतलब देखो ना, एक कार्बोनिल के एक कीटो फॉर्म अलग तरीके से नेम रिएक्शंस को कंटेन करेगा और उसी का इनॉल फॉर्म अलग टाइप की रिएक्शंस को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा और ये इस पे न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेंगे। इसीलिए पूरी केमिस्ट्री में जो कार्बोनिल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक में, उनको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला पार्ट जिसको कहा जाता है कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड के आज के बाद आप अपने जहन में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट आप नाम क्या दोगे, इसको बोला जाएगा कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस बेटा। और दूसरा बोला जाएगा इनॉल फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कीटो फॉर्म बेस्ड और इनॉल फॉर्म को अलग अलग तरीके से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनॉल फॉर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करने वाले होंगे वो इनॉल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। या फिर आगे इसको हम डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि जो कीटो फॉर्म है ना वो इनॉल फॉर्म में तो बदलता है, और कभी कभी हम इस कीटो फॉर्म को ही ना इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, इनोलेट आयन्स में। और इनोलेट आयन्स कहा किसको जाएगा वो मैं डिस्कस करूंगा। जब इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम हटा करके H को रिमूव करके यहाँ पे माइनस बना करके रेजोनेंस करा देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इनोलेट आयन्स। तो इसका मतलब याद रखना, यहाँ पे हम दो तरीके से डील करेंगे, एक कीटो फॉर्म होगा, एक इनॉल फॉर्म होगा और एक इनोलेट आयन्स होंगे। तो इनॉल और इनोलेट्स आयन की एक कैटेगरी बन जाएगी, कीटो फॉर्म की अलग कैटेगरी बन जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस पूरे नेम रिएक्शंस में, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस एंड इनॉल फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस। इनको ढंग से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनॉल फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शंस। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमें समझनी है, एक बात ढंग से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में से कौन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। यानी यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक होता है कंपैरिजन बिटवीन इनॉल एंड कीटो फॉर्म्स। अब क्या है डिफरेंस, पहले एक बार छोटी सी झलक इसमें आप देख लीजिए, फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, कीटो फॉर्म मान लो मैंने कीटोन ही लिया है और यहाँ पे मैं इसका इनॉल फॉर्म बना रहा हूँ। तो एक इनॉल फॉर्म में और कीटो फॉर्म में डिफरेंस किस बात का होता है पता ही आप लोगों को। एक कीटो फॉर्म में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अगर ये शिफ्ट कर जाएं ऑक्सीजन पे,
है ना, दिस इज कॉल्ड टॉटोमराइजेशन। और अगर ये शिफ्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर में ये H यहाँ पे आ जाते हैं और जब H यहाँ पे आते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है ना बेटा, यानी यहाँ पे CH बॉन्ड के कॉस्ट पे नया बॉन्ड क्या बनता है, OH बॉन्ड। सिंपल है। और क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो इस बॉन्ड को भी टूटना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंटेन करे और OH को भी रहे तब तो दिक्कत है। तब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो बॉन्ड फॉर्म कहाँ होता है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है और एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होता है। इसका मतलब एक पॉइंट समझना, यहाँ पे जो बेटा बॉन्ड टूटा है CO बॉन्ड के कोस्ट पे, यहाँ कौन सा बॉन्ड बना है, CC बॉन्ड, है ना। तो देखो कॉम्बिनेशन समझना, यहाँ CH बॉन्ड वीक है, मानोगे इस बात को, और OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पार्शियल थोड़ा आयनिक कैरेक्टर है इनके बीच में, ये डिफरेंस है ना, थोड़ा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है इसमें। CO बॉन्ड यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है और CC बॉन्ड ये CO बॉन्ड से वीक माना जाता है। और वो तुम लोगों ने हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में भी तो देखा होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है ना। तो इसका मतलब देखो ना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जीत जाती है इनके ऊपर में, यानी इनके जो फॉर्मेशंस होते हैं ना, इनकी फॉर्मेशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी इनके एक समेशन से, क्योंकि इंडिविजुअल कंपेयर करोगे तो ये जीत जाएगा, इधर कंपेयर करोगे तो ये जीत जाएगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फिर डिसीजन निकलता है कि जब इन दोनों को कंबाइन करके इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखी जाती है ना, तो इनको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है और इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ज़्यादा कम कह सकते हैं, ये लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जब बॉन्ड बने होंगे तो एनर्जी बहुत रिलीज हो गई होगी, उल्टा कर देखा जाए तो इसके बनने से एनर्जी ज़्यादा रिलीज रहती है, इसके बनने से एनर्जी थोड़ी कम रिलीज रहती है। इसलिए आप देखोगे कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से ना कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी काफ़ी कम है। तो यानी कीटो फॉर्म नेचुरली ज़्यादा मिलेंगे और इनोल फॉर्म नेचुरली कम मिलेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि जब हम एक कार्बोनिल के कीटो फॉर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि उसके लिए हमें ये मार्केट में अवेलेबल है, ये मार्केट में अवेलेबल है, बस हमें न्यूक्लियोफाइल को लाना है और इसके साथ इंटरेक्ट करा देना है। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ है, क्योंकि ये ना मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, इतने कम अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इनमें इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो ये इक्विलिब्रियम इतना बैकवर्ड रहता है, और ये ना अगर मैं कहूँ एक्सपेरिमेंटली ये इतना कम अमाउंट में रहता है किसी भी मिक्सचर में कि वो ना रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अगर मुझे इस फॉर्म को चाहिए होगा, यानी ये कीटो फॉर्म को नहीं, इसके न्यूक्लियोफिलिक को चाहिए होगा, तो सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें, यानी द प्रोसेस बाय विच हम यहाँ पे कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा है, इनोल फॉर्म बहुत कम है। अगर इसके 1000 मॉलिक्यूल लेते हो तो बेचारा इसका एक मॉलिक्यूल कहीं इसमें रहता है, तो इसका मतलब रेशियो बहुत कम है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है। इनको लेके चलना है तो बहुत आसान, इनसे रिएक्शंस करानी है, हमें इलेक्ट्रोफाइल डालना है, पर सबसे पहले बात ये तो रहेगा ही नहीं ना मिक्सचर में ज़्यादा, तो इसका मतलब इससे रिएक्शंस कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा नेम रिएक्शन में जो सबसे पहला चैप्टर बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। ये हमारा सबसे बेसिक्स पार्ट है बेटा। इस पार्ट को अगर समझ लिए ना तो आगे के नेम रिएक्शंस आसान लगेंगे। तो हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले इस पूरे टॉपिक में, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको पॉज करके, इस पूरे टॉपिक में हमें क्या करना होगा, इनॉल की फॉर्मेशंस की बात करनी होगी, जो हमारा प्योर रिएक्टेंट है। इसी से फिर नेम रिएक्शंस की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए यहाँ से चैप्टर वाइज में टॉपिक लेके चल रहा हूँ नेम रिएक्शंस का। जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कार्बोनिल में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके 2 फॉर्म है और उन दोनों फॉर्म में से हम एक फॉर्म को पहले स्टडी करने वाले हैं और वो फॉर्म मिलता ही नहीं है मार्केट में। इसलिए हमारा द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, और इसी के साथ करस्पॉन्डिंग तरीके से पढ़िएगा जिसको बोला जाएगा इनोलेट आयंस, यानी इनके आयनिक फॉर्म। इनॉल्स का आयनिक फॉर्म को हम इनोलेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, चलिए बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, मैंने तो एक एल्डिहाइड ही लिया था, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें जो पढ़ने हैं, पहले जिनका इनॉल बनाना है
कौन कौन से कार्बोनिल के इनॉल इंपॉर्टेंट है पहले उसको देख लीजिए बेटा। तो जो कार्बोनिल्स हमें कंपाउंड हमें डिस्कस करने हैं, जिनका इस्तेमाल हमें पूरी ऑर्गेनिक में करते रहना है, वो कौन कौन से होंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एल्डिहाइड का, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कीटोन का वो भी इस्तेमाल हम करेंगे, चाहे वो कीटोन एक साइक्लिक हो या एसाइक्लिक कीटोन्स हो। समझ गए बात को बेटा? उसी तरीके से हम बात करेंगे एस्टर्स के बारे में, ढंग से समझिएगा। दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टर्स के इनॉल या इनोलेट फॉर्म, किसी भी एनहाइड्राइड के इनोलेट फॉर्म, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये 4 इंपॉर्टेंट ऐसे कार्बोनिल है जिनके हमें प्रॉपर तरीके से उनके इनोलेट और इनॉल को फॉर्म करना होता है। उसी तरीके से हम डिस्कस अगर करें, कुछ और हमें मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, जैसे कि देखो इधर एस्टर्स हो गया, एनहाइड्राइड्स हो गए, और कभी कभी हमें एसिड क्लोराइड को भी डिस्कस करना होता है। एसिड क्लोराइड कर लेंगे डिस्कस, क्या दिक्कत है। कभी कभी हमें कुछ डाई कार्बोनिल को डिस्कस करना होता है, जैसे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इथाइल एसीटेट, है ना। इसी तरीके से एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की डिस्कशन हम कर सकते हैं। दोनों तरफ OAT ग्रुप लगा दिया हमने, या दोनों तरफ कीटोन ग्रुप लगा दिया हमने, तो इसका मतलब वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोनोकार्बोनिल सिस्टम। ये डाई कार्बोनिल बन जाता है पर इसको एनहाइड्राइड आप कहते हो। सम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। तो एक बात ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें कौन कौन से कार्बोनिल को आगे लेके चलना है। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड ये, और सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब परेशान करेंगे आपको। ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में भी। जैसे देखो ये मान लीजिए डाई कीटोन है, ये मान लो आपका साइक्लिक फॉर्म में है, और यहीं पे मैंने एस्टर लगा दिया है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कीटोन फॉर्म हो गया, एक एस्टर फॉर्म हो गया। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, और ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। इनके अलावा हम और कौन कौन से ग्रुप ले सकते हैं, ध्यान रखना, जिनका हमें इनोलेट आयन बना सके या इनोल बना सके, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो और भी हमें मिल सकते हैं, पर ये कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं आते हैं, लेकिन इनके साथ ही इनको पढ़ लिया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि एक नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, किसी तरीके से नाइट्राइल ग्रुप CH3CN, इनको भी इन कैटेगरी में डाल देना, और इनको सबसे पहले ना इसकी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इनके कीटो फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर कीटो फॉर्म, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इनसे, है ना। हमें इंटरेस्ट है इनके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म से, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाएंगे, पहले उसको घर में प्रिपेयर करेंगे, पर मार्केट में यही मिलेगा हमें, और प्रिपेयर हमें घर पे करना है, और फिर घर से इसको रिएक्शंस करवा देनी है। समझ गए? तो चलो, तो सबसे पहले अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? सर ठीक है, इन कार्बन सिस्टमों की हमें न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनानी है, तो कौन कौन से टॉपिक मैंने बोले थे अभी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड्स एंड एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं एल्डिहाइड्स को। किसको? एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ हमारा पहला कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका नाम है एल्डिहाइड या कीटोन। इन दोनों के साथ एक जैसी बात है, एक जैसी हालात हैं, क्योंकि भाई भाई है ना दोनों, इनको एक साथ पढ़ते हैं। अब अपने जहन में ये बात बिल्कुल बैठा लो कि हमें अब नेम रिएक्शंस पढ़ना है, तो मुझे सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड बेस पढ़ना पड़ेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले मुझे उनके इनॉल फॉर्म की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनॉल इनोलेट न्यूक्लियोफाइल होंगे, उनसे मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने वाला होऊंगा। उन पे बेस्ड नेम रिएक्शंस बहुत सारे हमें पढ़ने होंगे। तो चलिए, तो अब हमें क्या काम करना था कि इनॉल फॉर्म तो मिलता नहीं था, इसलिए हमें इनॉल फॉर्म बनाना है, और अगर इनॉल फॉर्म बनाना है तो इनॉल फॉर्म किसका बनाना है? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो याद रखो, जब भी हम इनॉल फॉर्म और इनोलेट आयन फॉर्म बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि रेडीमेड तो ये मिलेंगे और इनको इनमें बदलना है तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। और वो चीज़ हम क्या डालते हैं? वो चीज़ जनरली बेटा कोई एसिड या बेस होते हैं, यानी इनके साथ हम
एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई बेस का इस्तेमाल करके इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनॉल या इनोलेट आयंस में। जब एसिड का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो अपने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और बेस का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो अपने इनोलेट आयन फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पे कभी कभी इनोलेट आयन के साथ इनॉल भी मिलेंगे, पर कभी भी इनॉल के साथ इनोलेट इस केस में नहीं मिलेगा। बेस डालोगे तो दोनों मिल सकते हैं या कोई एक मिलेगा। जब कोई एक में से कौन मिलेगा, इनोलेट आयन मिलेंगे और इनॉल ना मिले, है ना। पर हो सकता है कभी इनोलेट और इनॉल दोनों मिले। अब ये क्या बला है, क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं, समझते हैं इसको। तो जरा यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोनों में मैं सबसे पहले क्या डालने वाला हूँ, एसिड को डाल रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ढंग से कड़ी को जोड़ते जाना बेटा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल और इनोलेट में एल्डिहाइड और कीटोन की बात करने वाला हूँ। और एल्डिहाइड और कीटोनों में देखना थोड़ा सा, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, जनरल लेके चलता हूँ। जनरल बोले तो पहले बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, जैसे सबसे सिंपलेस्ट बात लूँ मैं, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मैंने लिया है, मान लो एक कीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन कोई ले लो। तो एसिड कोई मिनरल एसिड्स होंगे, यानी जो H+ का सोर्स हमें डालना पड़ेगा। तो जब हम किसी H+ के सोर्स लेते हैं और H+ का सोर्स लिया है तो वाटर है, तो जब एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन में थोड़ा ना हम माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन को वो डालते हैं तो वहाँ क्या फेनोमेनन होती है, ढंग से समझो। ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, वो क्या करता है, H+ के साथ इंटरैक्ट कर देता है, और करना भी चाहिए ना। तो जब ये इंटरैक्ट करेगा तो एक बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या बन जाएगा, O+ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, बनेगा। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, वो अब एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -I इफेक्ट से इसको बहुत ही ज़्यादा क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जो पानी है ना, पानी जो बेस का रोल प्ले करेगा वो आसानी से इस पे अटैक मार लेता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो अटैक मार सकता था, तो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बेटा, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। कि अभी हमारे पास जो कीटो फॉर्म में ना इनॉल फॉर्म जो है ना वो बहुत मिनिमम है, इतने कम है ना कि मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने एसिडिक कंडीशन डाला, और एसिडिक कंडीशन जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटोनेट होंगे, और जैसे ये प्रोटोनेट होंगे ये वाटर इस पर अटैक मार देगा। और आप ही बताओ, जब ये H को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। और ये जो H है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, H3O पॉजिटिव, यानी जो तुमने कंज्यूम किया था ना वो तो फिर से मिल ही गया है। तो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशंस। इसका मतलब जब भी मैं एल्डिहाइड और कीटोनों को ना अगर एसिडिक कंडीशन में छोड़ दूं, एसिडिक कंडीशन में अगर इनको छोड़ दूं ना, तो इनके इनॉल फॉर्म इतने अमाउंट में जनरेट हो जाते हैं कि ये किसी न किसी रिएक्शंस में काम आ सकते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं मिल रहे थे। मैंने फोर्सफुली बनाया है, मैंने एसिड की मदद ली है और एसिड ने मुझे मदद किया है किसके फॉर्मेशंस करने में, इनॉल फॉर्म। पर ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये वापस से अपने कीटो फॉर्म में जा सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट इनका मिलता है जो कि हेल्दी अमाउंट होता है किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो अपने जहन में एक पॉइंट डाल लीजिए कि जब मुझे एसिड दिया जाए और एसिडिक कंडीशन में कीटोन एल्डिहाइड को अगर मैं रखता हूँ तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे हमारे पास इनॉल जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं अगर बेसिक कंडीशंस की बात करूँ कि अगर मैंने इनॉल को बेसिक कंडीशंस में डाल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इन बेसिक कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जरा इसको ढंग से समझना बेटा, यही काम की चीज़ है ना, 99% यही इस्तेमाल होगी। जब मैं इनमें बेस डाल दूंगा तो क्या होगा, तो देखो कीटोन मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया है बेस, जिसको मैं अभी बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और बेस हमें थोड़ा आइडिया तो होगा ना यार, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना
और इनके पास कहीं ना कहीं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चाहे वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो या कोई माइनस चार्ज हो। तो जब ये बेस का रोल प्ले करेगा, और हमें ये भी पता है कि जितने भी कार्बोनिल्स होते हैं अगर उनके जो अल्फा कार्बन है ना, उनके पास अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है, यानी ये प्योर एसिड तो नहीं होते पर ये किसी के प्रेजेंस में H को रिलीज कर सकते हैं, और वो प्रेजेंस क्या है, बेस का। तो एक बात समझो, जब मैं कीटोन में जो इनोलेट आयन इनोल नहीं बना के दे रहा था, अगर मैंने उसको बेस दे दिया है और वो बेस इसके सामने गया और इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, एसिड नहीं डाला मैंने, बेस डाल दिया, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, और जैसे इसने H को एब्स्ट्रैक्ट करा, यहाँ क्या रिलीज हो जाएगा बताओ, माइनस। और इसी माइनस को हम क्या बोल देते हैं जनरली, कार्बन पे नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन। और बाबा रे बाबा, अगर कार्बन पे माइनस बन गया ये तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि इसकी औकात उतनी तो नहीं है ना, ये किसके दम पे कूद रहा था, ऑक्सीजन के दम पे। तो क्या करेंगे, O माइनस है तो O माइनस तुरंत ही इसे रेजोनेंस करा देगा, और इसे रेजोनेंस करने के लिए कहेगा, क्यों कहेगा, क्योंकि O पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ रहे मेरी बात को। तो इसका मतलब बेस ने H को अब्स्ट्रैक्ट किया, अगर ये न्यूट्रल बेस होगा तो यहाँ क्या रिलीज हो जाएंगे बताओ, यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, B प्लस, यानी BH प्लस हो जाएगा, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो यहाँ पे आपके इनोलेट आयन बन गए, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इनोलेट आयन। इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन, ये इनोल नहीं है, दिस इज ए इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन अगर इस बेस से अगर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट दोबारा कर ले तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इनोल फॉर्म में, समझे कि नहीं समझे। और ये अगर इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो बेस दोबारा क्या हो जाएगा, रीजनरेट। और अगर बेस दोबारा से रीजनरेट हो गया, इसका मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम किया ना, रिएक्शंस को आगे बढ़ाया और निकल लिया, तो इसका मतलब वी हैव इनोल कंटेंट। तो एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास जो बेस है, बेसिक कंडीशंस में इनोलेट आयन भी जनरेट होते हैं और इनोल भी जनरेट होते हैं, पर इनोल और इनोलेट में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म कौन सी होगी, बता सकते हैं ना आप, ये वाली ना, क्योंकि ये आयन है और आयन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हैं। इसलिए जब इनोल और इनोलेट आयन में रिएक्शंस की बात आती है ना, तो इनोलेट आयन इनोल के साथ कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस कर जाते हैं किसी अदर ग्रुप्स के साथ। तो इस बात को आपके जहन में रखना पड़ेगा कि मान लीजिए बेस ने अटैक किया, इनोलेट आयन बने और वो इनोल में कन्वर्ट हो गए हैं। बोर्ड पे एक बार और फोकस कर लीजिए। कभी कभी ऐसा कंडीशंस आएगा जब इनोलेट आयन ऐसा हो कि वो ना इस बेस से H को अब्स्ट्रैक्ट दोबारा नहीं कर पा रहा है। ढंग से समझना, बेस ने गद्दारी करी, बेस ने इसके हाइड्रोजन को लिया, इनोलेट आयन बना, और अगर इनोलेट आयन बनने के बाद, ढंग से देखना बेटा, बोर्ड पे ढंग से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनोलेट बनने के बाद इसने H को वापस कर दिया है तो यहां दोबारा से इनोल जनरेट हो जाएंगे ना, और अगर दोबारा से इनोल जनरेट हुए तो फिर से वो किस में चला जाएगा, कीटो फॉर्म में। तो एक बात समझो, अगर बेस ने प्रोटॉन वापस कर दिया है तो इनोल फॉर्म दोबारा जनरेट होंगे, कीटो फॉर्म जल्दी आएगा, और ऐसे केस में ना ये इनोल, कीटो और इनोलेट सभी रिएक्शंस में मौजूद होते हैं। ढंग से समझना, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। अगर बेस ने प्रोटॉन वापस से दे दिया है तो वो दोबारा से इनोल बन जाएगा, और अगर वापस से इनोल बन गया है तो फिर से कीटो फॉर्म में आ सकता है। इसका मतलब उस रिएक्शन में क्या क्या हो जाएगा, उसके कीटो फॉर्म भी रहेंगे, इनोलेट फॉर्म भी रहेगा और इनोल फॉर्म भी रहेगा। तब ऐसे केस में ना बहुत लफड़ा हो जाता है, और वो लफड़ा क्या होता है, क्योंकि ये जो कीटो फॉर्म है ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, और ये जो इनोलेट आयन है ये खुद न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है। लफड़ा हो गया ना, ये अपने ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अटैक मार देगा, क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। और जब ऐसी कंडीशंस होती है ना, इन्हीं को बोला जाता है सेल्फ कंडेंसेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेल्फ कंडेंसेशन कंडीशंस। इसका मतलब ढंग से समझ लेना, अगर बेस ने प्रोटॉन वापस कर दिया है तब ऐसे केस में वहां पे सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसे बेस को बोला जाता है पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन बेस। क्या बोला मैंने, ऐसे बेस जो वापस से प्रोटॉन दे देते हैं और यहाँ पे इनोल जनरेट कर लेते हैं, ऐसे बेस को बोला जाता है यहाँ पे पार्शियल
इनोलेट फॉर्मेशन, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन कहा जाता है। और पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन लीड्स टू सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस। ये बात पॉइंट कर लो, ये बात आगे काम आएगी, समझ लेना इस बात को, समझ गए होंगे, नोट कर लेना इसको पॉज करके। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखो इधर। अब मान लो कंडीशन कभी ऐसी आ जाए, अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि बेस ने एक बार प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, इनोलेट बनाया और भाग गया, मतलब इसके साथ धोखा हो गया, O- बना दिया इसको, और ये बोल रहा है भैया बेस मुझे प्रोटॉन दे, यानी ये कीटो फॉर्म है और इनोलेट बन गया, अब ये वापस से नहीं ले पा रहा है, तब गलत बात है, क्योंकि अब दोबारा से इनोल जनरेट बोलो नहीं होंगे, और अगर इनोल जनरेट नहीं हुए तो क्या ये वापस से अपने कीटो फॉर्म में जा पाएगा? नहीं, रास्ता भूल गया, ये वन पाथ है, वापस नहीं आ सकता ये। तो होगा क्या, देखो अगर ये वापस नहीं आ सकता है ना, तब ऐसे केस में क्या होगा, धीरे धीरे जो बेस होंगे, ये कैटलिस्ट नहीं रहेगा इस केस में, आपको पता है कैटलिस्ट नहीं होगा, तब ऐसे केस में क्या करता है, बेस धीरे धीरे सारे कीटोन को इनोलेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है ही नहीं, तो जितने अमाउंट ऑफ कीटोन लेने पड़ेंगे उतने बेस लेने पड़ेंगे, और एक बार बेस कंज्यूम हुआ निकल लिया। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में जो इनोलेट बनते हैं वो 100% इनोलेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? 100% इनोलेट आयन। और अगर 100% इनोलेट बन गए तो कीटो फॉर्म रहेगा क्या? कीटो फॉर्म रहेगा ही नहीं, क्योंकि तो खत्म हो गया है ना, आपने सब कुछ इसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इसे कहा जाता है कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन। और अगर ये कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन हुआ है तो आप मुझे बताइए क्या सेल्फ कंडेंसेशन होगी? अरे रिएक्शन में तो क्या रहा, ये तो है ही नहीं, केवल न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है, तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे कोई सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होगी। और अगर सेल्फ कंडेंसेशन मतलब सेल्फ रिएक्शन नहीं हुई है तो इसका इस्तेमाल होता है क्रॉस रिएक्शंस करवाने में, मतलब किसी और इलेक्ट्रोफाइल को लाइए, उनके साथ अटैक कराइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोलेट केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कब क्रॉस रिएक्शंस होंगी और कब खुद वाले इनोल और कीटो फॉर्म में रिएक्शंस हो सकती हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? बेस पे। अगर बेस ने प्रोटॉन वापस कर दिया है तो भैया पार्शियल बनेंगे, और अगर बेस ने प्रोटॉन वापस नहीं किया है तो कंप्लीट बन जाएंगे। तो कंप्लीट और पार्शियल का कंसेप्ट पहले दिमाग में क्लियर कर लो, कर लिया होगा। चलिए समझते चलिए बेटा, नोट करते चलिए, अपने आप को समझाते चलिए, खुद से बातें करते चलिए और समझते चलिए इसको। चलिए, ये कहानी थी फॉर्मेशन ऑफ इनोल और इनोलेट एसिड बेस कंडीशंस में। अब एसिडिक कंडीशंस को तो कम, पर बेसिक कंडीशंस को हम ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो किसको बनाता है? इनोलेट आयंस को। इसलिए जनरली कार्बोनिल कंपाउंड को ना हम बेसिक कंडीशंस में रखते हैं ताकि वो इनोलेट आयन बनाए और हमारा इनोलेट ज़्यादा इस्तेमाल हो पाए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, ढंग से देखते चलो बेटा। तो अब मैं क्या बात करने वाला हूँ यहाँ पे, चलो दो कंडीशंस तो हमने देख ली, एसिडिक कंडीशंस में रखोगे तो इनोल बनेंगे, बेसिक कंडीशंस में रखोगे तो इनोलेट इनोल दोनों बन सकते हैं या केवल इनोलेट ही रह सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एक एक करके कीटोन को, एल्डिहाइड को, जितने कार्बोनिल थे उनको लेके आऊँगा। तो यहाँ पे समझ लो बात करूँगा बेस, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ढंग से देखो, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ बेस की बात होगी, है ना बेटा? बेस। अब एक नया एलिमेंट हमारे साथ आ गया है जिसका नाम क्या है? बेस। क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड इनको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बेस को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो देखो यहाँ पे जो बेस आप इस्तेमाल करोगे ना, वो कौन कौन से बेस होंगे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में पहचानने में सहूलियत होगी। तो बेस कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक में जो ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हो? देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो। पहला, जिसे नाम दिया जाता है ऑक्सी बेस। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सी बेस। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है बेटा कार्बन बेस। तीसरा होता है जिसको बोला जाता है हाइड्राइड बेस। ढंग से देखते चलो बोर्ड पे। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यानी यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर साइट ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगी,
हाइड्राइड्स होंगी यानी हाइड्रोजन होंगी या नाइट्रोजन होंगी, इनको ऑर्गेनिक में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सी बेस में कौन कौन आएंगे, देखो इधर देखो बोर्ड पे देखते चलो कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पे। सबसे फेवरेट आपका हाइड्रोक्साइड आयंस, मेटल कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे पोटेशियम सोडियम कोई सा ले लो यार। अल्कोक्साइड आयंस OR माइनस, और OR माइनस में कौन कौन हो सकते हैं तुम ही बता दो। कभी कभी OCH3 माइनस भी हो जाएगा तो कभी OET माइनस भी आ जाएगा, क्यों भाई। उसी तरीका से OAC माइनस, OAC माइनस यानी AC बोले तो बेटा एसिटाइल ग्रुप, O माइनस COCH3। तो दीज आर ऑक्सी बेस जिनका इस्तेमाल ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा होगा। कार्बन बेस जैसे N-ब्यूटाइल लिथियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, क्योंकि इनके पास क्या है माइनस है ना, अरे कार्बन में माइनस चार्ज है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड बेस। अरे बेस बोल सकते हैं ना यार, H को एक्सेप्ट कर सकता है ये। हाइड्राइड बेस किसको बोलते हैं जरा बताओ। हाइड्राइड बेस जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड्स, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मत बोल देना उनका इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे, उनका इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल होता है। और नाइट्रोजन बेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे LDA का इस्तेमाल हो सकता है, LHMDS का इस्तेमाल हो सकता है। LDA बोले तो बेटा, LDA बोले तो नाइट्रोजन होंगे यहाँ पे, N यहाँ पे हमारा एटम होगा जिसपे हमारे को क्या करना होगा, अटैक करना होगा। N आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे लिथियम लगा दो, दिस इज कॉल्ड LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। और LHMDS में क्या होता है, देखो इधर यहाँ नाइट्रोजन होते हैं, यहाँ सिलिकॉन होता है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, और यहाँ पे होता है लिथियम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे LHMDS इसका नाम हो जाता है। तो ये कहानी है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की। और एक हम लेते हैं NET3 टर्सरी अमीन, यानी ट्राइथाइल अमीन्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, पीरिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीपिरिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिस होते हैं जिनका इस्तेमाल इनोलेट केमिस्ट्री में किया जाता है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना इस बातों का। तो ये तुम्हारे बेस होंगे, इनका इस्तेमाल करके तुम क्या करोगे, किसी कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म या इनोलेट आयन फॉर्म को जनरेट करोगे या इनोल फॉर्म को जनरेट करोगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं इनोलेट। तो बताओ इतने सारे बेसिस हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इतने सारे कार्बोनिल्स हैं, तो कॉम्बिनेशन होगा ना, जोड़ी बनानी पड़ेगी इनकी कि कौन बेस किससे के साथ मिलके इनोलेट बनाएगा। क्या सब इनोलेट बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे क्या? तो देखो इसी को समझना है, यही हमारी सबसे पहली कड़ी है जिसको हमें ढंग से समझना पड़ेगा। तो एक बात समझ लो कि सारे के सारे बेस ना कीटो फॉर्म पे इनोल बनाने या इनोलेट बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ढंग से बोर्ड पे देखो, अगर एक कीटो फॉर्म मैंने किसी का लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तो हमें यही लेना होगा, और हम यहाँ पे कोई क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, और बेस के पास तो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। तो अब एक कहानी उठेगी कि अगर ये माइनस है या लोन पेयर वाले ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हमें किस पे अटैक करना है, हाइड्रोजन पे, है ना। तो ये जो B माइनस है या कोई भी बेस है, वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई हमारे को तो यहाँ पे जो चार्ज दिख रहा है ना, ये तो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज हमें कहाँ दिख रहा है जरा बताओ, डायरेक्टली इस कार्बोनिल कार्बन पे दिख रहा है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है वो कौन है, यही है, और इसके पड़ोसी हैं, और इसका इफेक्ट यहाँ तक तो बहुत ही कम है। इसका मतलब यहाँ साइट हो और ये साइट हो, इन दोनों साइट में से जरा हमें बताइए कौन सी साइट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, दिस वन। अरे इसको ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारे के सारे बेस ना पहले आकर के हो सकता है इस पे अटैक मार दें, और अगर इस पे अटैक मार दें मामला खराब, क्योंकि जब यहाँ पे अटैक होगा तो हो सकता है जब O पे माइनस बने और B अटैच हो जाए और X ग्रुप लग जाए, तो ये एज सच ऐसा ही रह जाए। क्या क्या चीज़ हो सकती है, B माइनस अगर अटैक कर जाए तो ऐसे को बोला जाता है, ध्यान देना बेटा, ऐसे को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक बेस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक बेस।
अगर वो कार्बन पे अटैक मारता है तो ऐसे बेस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक बेस, और वो जब अटैक कर जाता है ना तो 3 चीजें होती हैं। ढंग से बोर्ड पे देखो, 3 चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, 3 चीजें हो सकती हैं। क्या? ये अटैक मारा, अब ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बोला मैं अगर घुस गया ना तो बस, अब एक बार एंट्री कर लिया अपन तो बाहर नहीं निकलते। तो वो क्या करता है, ये O बोलता है, क्योंकि O पे माइनस कब तक रुकेगा। तब ऐसे केस में ये धक्का मारता है, दोनों को, तीनों को धक्का मारता है। अगर तीनों बाहर नहीं निकल सकते तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट के रूप में काउंट हो जाता है। चलो भैया हम तो रह गए, सब लोग घुल मिल के रह लेते हैं, बाद में इसी में H+ डाल करके इनको प्रोटोनेट कर दिया जाता है। भैया ये मॉलिक्यूल बन गया। लफड़ा का मतलब क्या हुआ, बेचारा जो बेस हमने H पे अटैक करने के लिए भेजा था, उसने पहले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया और हमारे कार्बोनिल मॉलिक्यूल को बर्बाद कर दिया बे। और अगर मॉलिक्यूल को ही बर्बाद कर दिया तो हम घंटा कीटोन बनाएंगे, इनोलेट कहाँ से बनाएंगे? इसका मतलब ऐसे बेस कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे कार्बोनिल कीटो फॉर्म को ही बर्बाद कर रहे हैं, इनोलेट तो बनने नहीं दे रहे हैं। या कंडीशन कभी ऐसा ये हो सकता है, ये एंट्री करे और धक्का मार के किसको निकाल दे, इसको निकाल दे। और जिंदगी में ऐसा ही होता है कि अगर पहले से सब कुछ सही चल रहा हो, कभी कभी कोई एंट्री करता है और एंट्री करके दूसरे को रिप्लेस कर देता है। गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। पहले से सही था यार, क्यों परेशान करना किसी को। पर फिर भी कुदरत के नियम है, होता है कभी कभी। तो O और X यहाँ से बाहर निकल गया, B आ गया। तो अभी भी हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ बताओ? बिल्कुल बर्बाद हुआ है, क्योंकि कीटो से हमें इनोलेट बनाना है और उस बेस ने हमारे कीटो फॉर्म को कुछ और बना दिया है। ओहो, मामला खराब। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखो इधर, अगर ये अटैक करे और इसी बार इसी ही निकल जाए, अच्छी बात है, किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों देना। अगर अटैक किया हो, अगर आपको लगे कि यहां से इसको मन नहीं है, इसको निकलना है बाहर, तो आप खुद ही अगर निकल जा रहे हैं, तब तो बेचारा वो जैसा था वैसा ही रह गया और यहाँ पे B- बाहर निकल के आ गया। तो हम ना जब बेस को भेजें तो वो बेस क्या बोला कि पहले हम कार्बोनिल पे अटैक मारेंगे, तब तो लफड़ा है भैया, टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि जब वो कार्बोनिल पे अटैक मारेगा तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। इन तीनों कंडीशंस में अगर बेस इसमें और इसमें इस्तेमाल होता है तो इस बेस को कभी इस्तेमाल नहीं करना, कि अगर वो हमारे कीटो फॉर्म को बदल देता है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो हमारे अटैक करता है, करेगा अटैक, पर वो खुद ही बाहर निकल जाए, तो आप ना उस बेस को ना बोल देना भैया तुम रुको, क्योंकि तुम हमारे को कभी हार्म नहीं करोगे। अपनी लाइफ में उसको रख लेता है, वो कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, जब बेस अटैच होगा तो ये घर में ही घुस के रह जाए, तब इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ऐसे बेस जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, यानी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो, अटैक मारना है उनको, और जब अटैक मारने के बाद अगर खुद ही बाहर निकल जाएं, ऐसे बेस को हम सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। ढंग से समझ लेना। दूसरी कंडीशंस क्या होती है, अगर ये बेस ने बोल दिया, देखो इधर देख लो, बोर्ड पे देख लो, अगर इसी ने कह दिया बेस ने कि यहाँ पे मैं इस पे कभी अटैक ही नहीं करूंगा, लो भाई ये तो खुद ही बोल रहा है कि मैं कार्बोनिल पे कभी अटैक ही नहीं करूंगा, यानी इसके घर को ये बर्बाद ही नहीं करेगा, तो बहुत अच्छी बात है ना। तब ये बेस सुनो बेटा, ये बेस अगर यहाँ पे अटैक कभी नहीं करेगा, इसकी मान लो प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो कार्बन से बात नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पे बात नहीं करे, तो ऐसे केस में इसको क्या बोला जाता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो अगर ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है ना, तो इनको तुम ना पहले ही बोल दो कबूल है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने कीटो फॉर्म पे अटैक ही नहीं कर रहा, कोई लफड़ा ही नहीं है, अपने कार्बोनिल के बदलाव में कोई लफड़ा ही नहीं है। वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसको बोलेगा जी मुझे तो हाइड्रोजन ही चाहिए, तब तो हमें और भी सहूलियत हो जाएगी उस बेस को सेलेक्ट करने में। तो इसका मतलब ये कहेगा जी ठीक है, बेस अटैक किया, यहाँ पे इनोलेट बना दिया और अपने आप को बोल दिया कि जी H को लेके चला जाऊंगा मैं। तब ऐसे बेस ना पहले सेलेक्ट होते हैं, इनको पहले सेलेक्ट कर लो और इनको ना सेलेक्ट करने के लिए सोचो कि वो तीनों में से क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब सवाल ये उठेगा, सर बहुत अच्छा समझाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ हमें पता कैसे चलेगा वो इनमें से क्या करने वाला है। तो मैं बताऊंगा ना, मास्टर हूं, बताऊंगा भी। देखो इधर, तो इसका मतलब एक बेस को सेलेक्ट करने के लिए ना मैं अब आपको कंडीशंस दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड लेके आऊंगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, सारे मैं कार्बोनिल को आपके सामने रख दूंगा बारी बारी से। मतलब समझो, कार्बोनिल, कोई भी कार्बोनिल एक दुल्हन है,
दुल्हन है, हमें उनके लिए दूल्हा पसंद करना है। और दूल्हा कौन होगा? ये बेस। तो हमें किसी कार्बोनिल को ना इनोलेट बनाना है, तो कौन सा बेस उनके लिए सही होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटरव्यू रखेंगे। और उस इंटरव्यू में सेलेक्ट वही होंगे जो इन कंडीशनों को फुलफिल करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या होगा? जब भी कोई बेस आपके पास आए ना, तो उस बेस को देख करके सबसे पहले पूछो बेटा न्यूक्लियोफिलिक हो या नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अगर उसने बोल दिया नॉन न्यूक्लियोफिलिक, तब तो कुछ सोचना ही नहीं, उनको रख लेना, बोला भैया तुम आ जाओ। समझ गए? नॉन न्यूक्लियोफिलिक वाले को बोल देना कबूल है, आ जाओ जल्दी आओ। और अगर किसी ने बोला कि मैं न्यूक्लियोफिलिक हूं, तो प्लीज थोड़ा सब्र करना, उसको वहीं से भगा मत देना, उसको बोलना बेटा न्यूक्लियोफिलिक है, आ। मैदान में उसको बुलाना, बोला अटैक कर। अगर वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद तमाशा देखना उनका। अगर वो तमाशा करते करते ये दो तमाशे करते हैं, यानी वो रह ही जाता है, यानी तुमने उनको भेजा वो रह ही गया, निकला ही नहीं बाहर, तो समझो कि भैया तुम तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, उनको बाहर निकाल देना। और जो बेस इनके साथ एडजस्ट ना करे वो निकल जाए बाहर, बोलना भैया तुम रुक जाओ। और ऐसे बेस जो एडजस्ट मतलब अटैच ही रह जाएं, उनको बाहर निकाल देना, क्योंकि वो हमारे कीटो फॉर्म को बर्बाद करेंगे। और अगर कीटो फॉर्म को बर्बाद करेंगे तो इनोलेट कहाँ से बनाओगे बे? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनोलेट फॉर्म जो होगा उस पर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि इनोलेट आयन बनाए तो बनाए कैसे। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेस को सेलेक्ट करने वाले हैं। और बेस को सिलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, 2 क्राइटेरिया दिमाग में रखिएगा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक पहले सेलेक्ट कर लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म को क्या करेंगे बेटा, पहले सोचेंगे कि ये दोनों फॉर्म नहीं होने चाहिए, ये वाला काम इसका होना चाहिए। तो काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेकर के आते हैं और उनके इनोलेट फॉर्म को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं बेटा। समझो इसको, पहले नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर कौन से हमें कार्बोनिलों के इनोलेट फॉर्म करने वाले हैं बेटा। एल्डिहाइड्स के कौन से बता दो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो याद रखना एल्डिहाइड कीटोन में से सबसे पहले मैं किसको लेके आ रहा हूं, यानी हम बात करने वाले हैं चॉइस ऑफ बेस या सिलेक्शन ऑफ बेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बेस फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है ना, बोर्ड पे फोकस कर लो। तो कीटोन के लिए हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, कीटोन को इनोट बनाना है और कीटोन के और एल्डिहाइड के कार्बोनिल फॉर्म, कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करवा दिए मैंने। अब यहाँ पे मुझे बेस का इस्तेमाल करना है, तो बेस के लिए सबसे पहले इंटरव्यू में लाइन लग गई भाई, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स आ गए, बोले भैया मुझे तो बेस के लिए सेलेक्ट कर लो। तो सबसे पहले एंट्री कौन करने वाला है, हाइड्रोक्साइड आयन। लेते हैं इसका इंटरव्यू। पहले पूछिए हाइड्रोक्साइड आयन से कि भैया तुम क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक बेस हो या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हो। तो जी बोलेगा जी मैं कार्बोनिल, कार्बन पे तो हमेशा अटैक मार सकता हूँ। तो ये जो बेस होता है ना OH माइनस, ये बेटा होता है न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या इसको लौटा दिया जाए, नहीं, एक मौका देते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन भी जाए तो क्या कर सकता है, तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक बेस की तरह काम करेगा तो ये काम क्या करेगा बताओ बेटा। यहाँ पे अगर OH माइनस तुम रखोगे और ये अटैक करेगा, पॉइंट ये O माइनस ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OH। अब कहानी शुरू होगी, ये O बोलेगा धक्का मारने के लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए sp3 कार्बन पे, तुरंत धक्का मुक्की होना शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई लीव करने की कोशिश करेगा। तब ऐसे केस में O माइनस धक्का मारेगा और यहाँ कौन लगे हैं, अरे कीटोन में दोनों तरफ कार्बन ही होते हैं, या एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा, और इनको निकालना इम्पॉसिबल, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप थोड़ी होते हैं। लिविंग ग्रुप वही हो सकते हैं ना जो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सके, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप इन तीनों में से यही है। तो ऐसे केस में O माइनस वापस आता है और यहाँ से OH को लिबरेट कर देता है, बोले बाहर निकल, और जैसे बाहर निकलता है यहाँ क्या बन जाता है, कीटोन, और यहाँ से क्या निकल जाता है, OH माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट और यहाँ जो प्रोडक्ट है वो एक ही हो गए। तो इसका मतलब यहाँ जो बेस है ना वो बाहर निकल जा रहा है, वो एक्ट कर जा रहा है, एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। तो ऐसे केस में अब वो हमारे कीटो फॉर्म पे तो कोई बर्बाद नहीं कर रहा है, तब ऐसे बेस को सेलेक्ट करना हमारे लिए आसान होगा। और अगर सेलेक्ट कर लिया है तो अब पूछो इससे
क्योंकि ये दोबारा से एक्टिव हो गया, कीटोन दोबारा से आ गया, घर से बाहर निकल गया, फिर से वहीं अटैक मारेगा। तो एक बात बताओ ना यार, जब तुम्हें कोई घर से बाहर निकाल दे, तुम गए और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब इज्जत तो होती है, दोबारा थोड़ी जाओगे उसके पास। इसका मतलब यहाँ जो OH माइनस है वो मना कर देता है, बोलता है भाई तेरे पास आना ही नहीं है, क्योंकि मैं तेरे पर अटैक मारता हूँ, तू बाहर निकाल देता है। तो ऐसे केस में ये क्या करता है, पड़ोसी की जो हाइड्रोजन है ना उसको उठा के भाग जाता है। मतलब क्या, देखो इधर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कार्बोनिल कार्बन के बगल का जो हाइड्रोजन होगा ये OH माइनस उस पे अटैक करता है, और जब उस पे अटैक करता है तो क्या बना देगा, कार्बोनाइन, और यही कार्बोनाइन रेजोनेंस करके क्या बना देगा बेटा बता दो, इनोलेट आयन। और अगर इनोलेट आयन बनाया तो यहां से निकला क्या बाहर, वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब हाँ, हम इनोलेट तो बन गया, ये हमारा इनोलेट बनाने के लिए इस्तेमाल है। सेलेक्ट कर लो इसको, सेलेक्ट कर लो, यानी ये इनोलेट बना सकता है। पर एक बात समझना, यहाँ क्या लिबरेट हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या है O माइनस। फर्दर ये क्या कर सकता है, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ क्या बना सकता है बताओ, इनोल। क्या बना सकता है बेटा, इनोल बना सकता है। और अगर यहाँ पे इनोल बना सकता है, तो अगर इनोल बना सकता है तो दोबारा से ये कीटो फॉर्म में जा सकता है। इसका मतलब जब एक एल्डिहाइड या कीटोनों को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी भी KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वो उसको इनोलेट तो बनाता है, वो इसको इनोल भी बना देता है, क्योंकि यहाँ पे जो इनोलेट बनेंगे इसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन। और अगर पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन हुए हैं, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कहानी हो जाएगी किसकी, सेल्फ कंडेंसेशन की। सेल्फ कंडेंसेशन, और सेल्फ कंडेंसेशन यहाँ पे जो होता है इसी का नाम क्या हो जाता है बताओ, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म या ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, दोनों के बीच में ही अगर रिएक्शंस हो जाए, क्योंकि दोनों रिएक्शंस मिक्सचर में पड़े हुए हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी इनोलेट भी है, इनोल भी है और कीटो फॉर्म भी है, और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है। और ऐसे ही रिएक्शंस को आगे चल के क्या नाम दे दिया जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस या कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसका मतलब एक बात समझ लेना कि अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लूँ तो वो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन का काम कर सकते हैं किसी एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ। तो याद रखो OH माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, धड़ल्ले से करिए ना। और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशंस के लिए। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए। तो OH माइनस जो कर रहा है वही काम कौन करेगा, वही काम OCH3 माइनस भी करेगा, वही काम OET3 माइनस भी करेगा, OET माइनस। तो ऑक्सी बेस में ये सब के सब जब भी इस्तेमाल होंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए बेटा, तो याद रखना वो पार्शियल इनोलेट बनाने का काम करेंगे। समझ गए बात को, आगे बढ़े चलिए। तो मतलब OH माइनस अब बाहर निकल रहा है किस फॉर्म में, खुशी के फॉर्म में सेलेक्ट हो गए हैं, यानी बेस हम आएंगे यहाँ पे, बेस का काम हम कर सकते हैं। चलिए OH माइनस OR माइनस सेलेक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, बट ध्यान रखो किसके लिए, पार्शियल इनोलेट के लिए, वो कंडेंसेशन रिएक्शंस को फेवर करेगा। अब दूसरा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो आया है वो आया है कार्बन बेस, खतरनाक है। यानी सिलेक्शन ऑफ बेस में अब अगला बेस जो आने वाला है जिसका नाम मैं लिखने वाला हूं वो कौन है बेटा, कार्बन बेस। और अगर ये कार्बन बेस है तो ये कौन हो सकता है, N-ब्यूटाइल लिथियम हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है CH3MgBr, मतलब RMgX हो सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो ये खतरनाक देखने में भी है, क्योंकि मान लो इसको RLI लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, RLI। तो RLI बोले तो R पे माइनस L पे प्लस है, तो ये माइनस चार्ज। तो जब मैं इसको भेजूं तो ये कार्बोनाइन खुद ही बोलता है मैं क्या हूं, न्यूक्लियोफिलिक। याद रखना ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक होंगे तो अटैक मारेंगे किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एल्डिहाइड और कीटोनों को रख दूं और मैं बोल दूं कि जा RLI इन पे अटैक कर, क्योंकि मैं न्यूक्लियोफिलिक इनको देख रहा हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक हैं, पर मैंने बोला है कि मैं इसको मौका दूंगा एक। तो यहाँ पे अगर इसको मौका दे दिया ना तो क्या होगा, देखो बेटा इधर देखो, ये आप अटैक किया, बॉन्ड ओपन हुआ, और जैसे बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा O पे माइनस, और O पे माइनस, और यहाँ पे क्या रह गया R। अब पूछो बाहर निकलेगा क्या, नहीं भैया, क्योंकि R लिविंग ग्रुप थोड़ी होते हैं, ये एक बार एंट्री कर जाते हैं
एक बार एंट्री कर गए दोबारा बाहर निकलने की बात ही नहीं है इनसे। तो ऐसे केसेस में बेटा यहाँ पे ये कोई बाहर नहीं निकल पाता, और अगर बाहर नहीं निकल पाओगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा इसको, पानी डाल करके इसी को क्या बना देना पड़ेगा, अल्कोहल। तो आप एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, और अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, कीटोन ही बर्बाद हो गया ना यार, तो इनको तो देखते ही बाहर निकाल देना। एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए कभी भी इनोलेट फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भैया ये न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में रहते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम ऑर्गेनोलिथियम स्पेसीज का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे इनको बहुत ही बल्कि बना देंगे, और जब बल्कि बना दोगे तो ये खुद ही न्यूक्लियोफाइल होने से मना कर देगा। तो हम उस कैटेगरी में वहाँ पे देखेंगे, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं वहाँ इसको देख लेंगे। तो ये कहानी किसकी थी, कार्बन बेस की। इसका मतलब कार्बन बेस का हमने इस्तेमाल कर लिया है, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है, उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। अब तीसरा कौन आएगा बताओ, तीसरा बेस है हाइड्राइड बेस, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। पहला सवाल, ये ना इतने मोटे तगड़े होते हैं कि ये कार्बोनिल कार्बन को खुद ही बोल देते हैं, भैया हम तो यार कहाँ से पेट निकला हुआ है, क्या करें हम, क्योंकि हाइड्राइड आयन की साइज बहुत बड़ी होती है ना। ये खुद ही याद रखना बेटा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये कभी भी ना कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करते, बहुत ही बिगर साइज के हो सकते हैं, या फिर इनको एमओटी के थ्रू भी समझाया जाता है, इनके इंटरेक्शंस कार्बोनिल कार्बन के साथ फिजिबल नहीं होते। इसलिए ये जो कार्बोनिल कार्बन हमारे पास हैं, जिनमें हम हाइड्राइड को भेजने जा रहे हैं, ढंग से बोर्ड पे देखना, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन पे कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते साइज की वजह से, और एनर्जी जो डिफरेंस होता है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में, वो एनर्जी गैप सही नहीं होता, मैच नहीं करते, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस नहीं हो पाती। इसका मतलब हम तो बिल्कुल खुश है ना, क्योंकि लफड़ा तो यही क्रिएट हो रहा था। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह अटैक करेगा तो लफड़ा हो सकता था। तो हाइड्राइड बेस जो होते हैं वो हमारे लिए नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, और अगर नॉन न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या बोलेगा ये, अरे हमसे कहाँ कुछ हो पाएगा, हाइड्रोजनों को लेके भागते हैं ना। तब ऐसे केस में यहाँ पे क्या हुआ कि ये हाइड्राइड H को लेके भागेगा, और अगर H को लेके भागेगा तो यहाँ क्या बनेगा जरा बताइए, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन, और यहाँ क्या निकलेगा जरा बता दो, H2। हाइड्राइड आया, H+ को लेके भागा, इनोलेट बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर ये इनोलेट आयन जनरेट हुए हैं, हाँ, क्या ये दोबारा से H को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे, पूछो तो जरा उनसे। तो हाइड्रोजन यहां से अब ये कभी H को दे पाएगा क्या, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब इनोलेट आयन, क्योंकि H2, क्या H2 एसिड होते हैं, क्या वो H+ को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ गद्दारी हो गई ना, यानी ये ऐसा बेस है जो कि इनोलेट बनाता है, पर ऐसा इनोलेट बनाएगा कि दोबारा से वो इनोल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और अगर इनोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तब ऐसे केस में क्या होगा, केवल इनोलेट ही बचे रह जाएंगे, कीटो फॉर्म में जा ही नहीं पाएंगे। और अगर वो अपने कीटो फॉर्म में नहीं जा पाएंगे तो यहां पे क्या होगा, 100% इनोलेट। और अगर 100% इनोलेट बन गया, अगर 100% इनोलेट बन गया तो ये क्या सेल्फ में इस्तेमाल हो पाएगा, क्या अल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगी इसमें, सेल्फ कंडेंसेशन कभी नहीं हो पाएगी। तो ये कहानी होगी किसकी, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस की। किसकी होगी बेटा, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस की। तो इसका मतलब अगर मैंने हाइड्राइड डाल दिया है तो वो उसको कंप्लीट इनोलेट बना देगा, और उसका इस्तेमाल क्रॉस के लिए करा जाएगा, सेल्फ कंडेंसेशन वहां पे नहीं होगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्राइड आयन दोनों सेलेक्टेड हुए, पर ये किसके लिए सेलेक्टेड हुआ बेटा, कि ये सेल्फ कंडेंसेशन करवाने के लिए, और ये सेलेक्ट होगा क्रॉस कंडेंसेशन करवाने के लिए। तो याद रखना इस बात को कि हाइड्राइड बेस हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी जब हमें बेस को दोबारा से बोलना पड़ेगा H को वापस कर, तो O- H से कभी H2 से H को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और ऐसे केस में इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और फिर वो एक कंप्लीट इनोलेट फॉर्मेशन का काम करने वाले होंगे। क्या हमारी बात समझ पाए आप लोग? चलिए, वेरी गुड। अब हाइड्राइड हो गया, कार्बन हो गया, H हो गया, अब किसको लेके आना है, किसको लेके आना बताओ, LDA को, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को।
तो अगर मैं n कंटेनिंग बेस की बात करूं, n कंटेनिंग बेस की बात करूं बेटा, तो इनमें सबसे आगे आते हैं ना वो होते हैं LDA, और उसी की तरह होता है LHMDS। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये इतने मोटे तगड़े होते हैं ना, ये खुद ही बोल देते हैं, क्योंकि LDA क्या होता है N, यहाँ पे लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल होता है, ये काफ़ी हिंडर्ड बेस होता है। क्या होता है बेटा, ये काफ़ी हिंडर्ड बेस होता है, और ये खुद बोल देता है कि जी मैं क्या हूँ, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे को कार्बन को बर्बाद ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप होते हैं। ये तो और भी ज़्यादा हिंडर्ड होगा, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन होगा, मिथाइल बहुत होंगे, तो बहुत ही हिंडर्ड बेस होते हैं। ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, और इनका वर्किंग टेम्परेचर याद रखना -78 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने लो टेम्परेचर पे भी ये काम करते हैं, है ना, तो इनका वर्किंग टेम्परेचर हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करते हैं वो एक बार ढंग से देख ले क्या, देखो इधर, तो LDA को सिलेक्ट कर लेना। तो जब LDA तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो इसको, नोट कर लेना इसको। फिर अगर LDA सेलेक्ट हो गया तब फिर क्या कहानी बनेगी, तो जरा ढंग से इसको देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए मैंने कीटोन रखा है, क्योंकि अभी किसकी स्टोरी चल रही है, कीटोन्स की और एल्डिहाइड की, तो मान लीजिए अगर मैंने कीटोन रखा है और सामने है LDA, तो ये क्या करता है, ढंग से बोर्ड पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जब मैं LDA का इस्तेमाल करूँगा, तो LDA का इस्तेमाल करूँगा, तो LDA का मतलब नाइट्रोजन आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, लिथियम, है ना, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। बॉन्ड देखते चलना बेटा। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन क्या करता है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H को लेकर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ से O- बनेंगे, और उसी O- को लिथियम अटैच कर लेंगे, क्योंकि लिथियम भी तो बाहर निकल रहा है यहाँ से। और ऐसे केस में क्या होगा, जरा आप ही बता दो बेटा, यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे O पे और लिथियम का बॉन्ड बन जाएगा। तो जरा इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे क्या, देखना जरा, ट्रांजिशन स्टेट बना के देखोगे क्या, देखो जरा एक बार, बड़ा मस्त सा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वेरी ब्यूटीफुल। क्या बना, देखो इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, जरा बताओ। ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यानी 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और जैसे ही 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर तो हम बर्बाद करने के लिए हैं इसको। O पे यहाँ पे लिथियम अटैच हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, N के साथ H आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स। इसका मतलब ये बेस बन के निकल गया, और ये क्या बन गया, इसे कहते हैं लिथियम इनोलेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लिथियम इनोलेट। समझे कि नहीं समझे, दिस आर कॉल्ड लिथियम इनोलेट, और इसको हम लोग थोड़ा स्टेबल इनोलेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस O- को स्टेबलाइज करने के लिए लिथियम आ गया है, तो इसे हम लोग एक तरीके से स्टेबल इनोलेट का भी नाम देते हैं। तो जब भी हमें LDA दिया जाए तो समझ लेना LDA का काम क्या होगा, H को हटाना और यहाँ इनोलेट बनाना और लिथियम को चिपका देना। और याद रखना बेटा, ये भी वापस कभी नहीं करता, क्योंकि O पे माइनस बने और N पे माइनस बने, क्योंकि वापस से अगर H को ले लिया, वापस अगर इस H को ले लिया तो N पे माइनस बनेगा। ये बोलेगा जी ऐसा नहीं हो सकता, O पे माइनस ज़्यादा अच्छा है, N पे माइनस बुरा है। OH माइनस के साथ दोनों तरफ O थे तो चेंजिंग हो सकती थी, इसलिए वो रिवर्सिबल हो जाते थे, तो इक्विलिब्रियम में आ जाते थे, सेल्फ हो जाता था। ये भी बोलेगा एक बार इनोलेट बना दिया, भूल जाओ, वापस से कभी H को मत मांगो। तब ऐसे केस में ये क्या हो जाएंगे, 100% इनोलेट फॉर्मेशन। और अगर 100% इनोलेट बन गए तो ये भी क्रॉस कंडेंसेशन में इस्तेमाल होते हैं। समझ गए बात को। तो चलिए, कीटोन और एल्डिहाइड्स की स्टोरी मैंने आज आपको समझाई, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था नेम रिएक्शंस का। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि हमारा इनोलेट का काम क्या है, मतलब कैसे इनोलेट बनाए जाते हैं। तो अभी मैंने केवल एल्डिहाइड और कीटोनों की बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टर्स की स्टोरी, एनहाइड्राइड की स्टोरी और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की स्टोरी। तो कैसा लगा आपको वीडियोस, जरूर, क्योंकि देखिए बेटा, आपका काम है, जो पॉजिटिव पॉइंट आपको लगे मेरा वो तो ठीक है, जो अगर आपको नेगेटिव पॉइंट मेरा कुछ लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर हाँ ये आपकी लिमिटेशन है, ये आपकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट है, तो ठीक है, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ। तो ठीक है, आप लेक्चर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।